Yes, hello everyone. Wish you all a very good evening. मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? ग्रेट, परफेक्ट देन। सो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एन्यूमरेशन को, एंड आई बिलीव आप सभी ने एन्यूमरेशन को अच्छे से ट्राई करके देखा होगा, यानी जितनी भी ओपन पोस्ट में आपको स्क्रिप्ट का डेटा मिला उसे इम्प्लीमेंट करके देखा होगा कितना फायदेमंद है वो डेटा। अब हम करेंगे क्या कि सर हमें ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जितना डेटा मिला है, जो एडवांस लेवल तक हमने एन्यूमरेशन परफॉर्म करा है, उससे हमें सिस्टम की कई सारी कमियां मिल गई। खूब सारे छोटे छोटे लूप होल्स दिखे हैं। एफटीपी का लूप होल दिखा है, एसएसएच का लूप होल दिखा, टेलनेट का दिखा, इस तरीके से काफी सारी कमियां मिली। हम क्या करेंगे, इन कमियों की मदद से सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कैसे करें वो देखेंगे, है ना। तो चलते हैं हमारी मशीन की तरफ। हमें एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने का जो प्रोसेस है ये दोनों तरीकों से करेंगे। पहला तरीका है मैनुअल, दूसरा तरीका है थोड़ा ऑटोमेशन, है ना। मैनुअल में हम कमांड लाइन को यूज लेंगे और ऑटोमेशन में ग्राफिकल टूल को। डिस्प्ले सभी को क्लियर विजिबल है? ओके, तो हमने हमारी काली मशीन को स्टार्ट कर दिया है, मेटास्पेटेबल मशीन को स्टार्ट कर दिया है। आप सभी को याद होगा, हमने एलमैप के जो 5 गोल्स पूरे करे थे, उसकी एक एक्सएमएल फाइल सेव करी थी, है ना, ताकि आगे चल के हम एक सॉफ्टवेयर को वो हैंड ओवर कर सके और वो सॉफ्टवेयर उस डेटा की मदद से सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने में हमारी मदद कर सके। क्या आप सभी को उस फाइल का नाम याद है? उस एक्सएमएल फाइल का नाम क्या रखा था हमने? आप में से किसी एक के नाम पे रखा होगा। क्या रखा था एक्सएमएल फाइल का नाम? सनम डॉट एक्सएमएल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, इससे पहले मैं एलएस लिख के चेक कर लेता हूँ कि भाई सनम डॉट एक्सएमएल नाम की फाइल हमारे पास है या नहीं। ये रही सनम डॉट एक्सएमएल नाम की फाइल। हमने कहा ठीक है। इसकी एचटीएमएल वर्जन भी पड़ा है हमारे पास, जो हमने अपने लिए कन्वर्ट किया था। ये एक्सएमएल फाइल मुझे मेरे सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी है। कौन से सॉफ्टवेयर में? तो सर उस सॉफ्टवेयर का नाम है एमएसएफ। सॉफ्टवेयर का नाम तो एमएसएफ ही है, मेटा स्प्रेड फ्रेमवर्क। उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए हम कमांड लिखते हैं एमएसएफ कंसोल। ठीक है, ये कमांड लिखने पे हमारा एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर हमारी मदद करेगा अलग अलग तरीके का सिस्टम में से डेटा निकालने के लिए, सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सिस्टम में लॉन्ग टर्म तक कनेक्शन बनाने के लिए। यानी सिस्टम हैकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चल के आप इसका यूज बार बार होता हुआ देखोगे। ठीक है, जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा, इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इसने बताया कि भाई इसको रैपिड 7 ने बनाया। रैपिड 7 की वेबसाइट भी आप जाके देखोगे। और इसने ये बताया कि सर इसमें खास बात यह है, इसने अपना नाम बताया, अपना वर्जन बताया और अपने की फीचर्स बताए। इसने कहा सर मेरे पास 2461 एक्सप्लॉइट्स पड़े हैं, 1267 ऑक्सिलरीज, 431 पोस्ट, 1471 पेलोड्स, 49 इनकोडर्स, 11 नॉब्स और 9 इवेजन टेक्निक्स। ये सब है क्या? इनमें से हमें 3 टर्म्स का मतलब डिटेल में पता होना चाहिए। एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरीज और पेलोड्स। पहले इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं, तीनों है क्या, है ना? और फिर इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना काम का है।
हम चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जो अब आपके सामने बार बार आएगी, तो आपको पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको फाइल अपलोड और सारे कंसेप्ट समझाता हूँ। ओके, ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। सबसे पहले जो तीन टर्म्स हमें देखने को मिल सकती हैं, उनमें से पहली टर्म है ऑक्सिलरी, दूसरी टर्म है एक्सप्लॉइट, और तीसरी टर्म है पेलोड। ठीक है, ऑक्सिलरी, एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स में डिफरेंस क्या है? पहले ऑक्सिलरी को समझते हैं। आप सभी को एनमैप अच्छे से याद है? एनमैप नाम के सॉफ्टवेयर में अगर मुझे एन्यूमरेशन परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है? एन्यूमरेशन। तो एनमैप के पास खूब सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे, और नोटेशन कोई भी यूज नहीं लेगा। क्लियर है? अब अपना जो कर्सर है वो व्हाइट बोर्ड से दूर रखना। हम्म। तो सर एनमैप के पास खूब सारे उसके प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम जिनकी मदद से वो एनिमेशन परफॉर्म कर सकता है। क्या कोई मुझे याद दिला सकता है कि एनमैप इन प्रोग्राम्स को क्या कहता है? ये प्रोग्राम जो एनिमेशन में हमारी मदद कर रहे थे, इन्हें का क्या कहा जाता है एनमैप के अंदर? वेरी गुड सैयद, स्क्रिप्ट कहा जाता है ना? हमने कहा ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है एमएसएफ, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, इसके पास भी खूब सारे प्रोग्राम्स हैं जो सिस्टम में एन्यूमरेशन करने में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? एन्यूमरेशन, एनमैप की तरह एमएसएफ के पास भी खूब सारे प्रोग्राम्स हैं जो एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, एन्यूमरेशन में हमारी मदद करते हैं, और उसका नाम है ऑक्सिलरी। यानी एमएसएफ अपनी स्क्रिप्ट्स को ऑक्सिलरी के नाम से डिफाइन करता है। एनमैप अपने प्रोग्राम जो एन्यूमरेशन में मदद करता है उन्हें स्क्रिप्ट्स कहता है। बस इतना ही डिफरेंस है, यानी ये दोनों ही एन्यूमरेशन में हमारी मदद करते हैं। क्लियर है सभी को? सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करने में मदद करते हैं। अब बात यह है कि सर हमने तो पहले ही एन्यूमरेशन परफॉर्म कर लिया है, एनमैप की स्क्रिप्ट्स की मदद से हमने पहले ही बहुत डेटा कलेक्ट कर लिया है, तो क्या अब भी मुझे मेरे विक्टिम की और इंफॉर्मेशन चाहिए? अब तो नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है। तो इनकी मदद से, चाहे एनमैप की स्क्रिप्ट्स हो, चाहे एमएसएफ की ऑक्सिलरीज हो, इनकी मदद से आपने क्या करा, एक सिस्टम में कई सारी कमियां ढूंढ ली, छोटी छोटी, है ना? काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली यानी कमियां मिल गई। अब आप यूज लेते हो एक्सप्लॉइट्स को। एक्सप्लॉइट्स क्या है? एक्सप्लॉइट्स सर वो मिलिशियस प्रोग्राम्स हैं जिनकी मदद से आप एक मशीन का कंप्लीट कंट्रोल ले लेते हो। छोटी छोटी कमियों की मदद से पूरे डिवाइस को हैक करने वाले प्रोग्राम को एक्सप्लॉइट कहा जाता है। एक्सप्लॉइट वो प्रोग्राम है जिनकी मदद से आप एक मशीन को कंप्लीट हैक कर लोगे, कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी। इन्हें हम एक्सप्लॉइट्स कहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने एक्सप्लॉइट की मदद से एक सिस्टम को हैक कर लिया। पेलोड क्या काम आएगा? पेलोड का काम है सिस्टम में, सिस्टम को आपने हैक तो कर लिया, एक्सप्लॉइट्स की मदद से यूजर ए हैक हो चुका है, लेकिन अगर मैं यूजर ए को लंबे समय तक हैक रखना चाहता हूँ, उसका कंट्रोल अपने पास लंबे समय तक रखना चाहता हूँ, उसका एक्सेस अपने पास लॉन्ग टर्म तक बना के रखना चाहता हूँ, तो वहां पेलोड्स काम आते हैं। पेलोड्स वो मिलीशियस प्रोग्राम है जो सिस्टम में आपका कंट्रोल लंबे समय तक बना के रखने में मदद करेंगे। क्या आप सभी को ऑक्सिलरी, एक्सप्लॉइट और पेलोड्स तीनों कंसेप्ट समझ आया? तीनों के क्या काम है समझ आया? तीनों किस टाइप के प्रोग्राम्स हैं? क्लियर हुआ? ग्रेट। अब हमारे पास चार और ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो बार बार सामने आएंगे, तो मैं पहले ही समझा देता हूँ। ये तो हो गए हमारे प्रोग्राम के टाइप्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि एल होस्ट, एल पोर्ट, आर होस्ट और आर पोर्ट। एल होस्ट, एल पोर्ट, आर होस्ट, आर पोर्ट, ये क्या है और इनका यूज क्या है? इसको इजीएस्ट तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपने ऐसे याद कर लिया तो आपको ना कंप्लीट आगे आने वाले सभी अटैक्स में अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, है ना? आपके लिए ये हर्डल नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एलहोस्ट, अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि एलहोस्ट के अंदर कोई डेटा लिखो, एलहोस्ट के अंदर कोई वैल्यू दो, तो एलहोस्ट का मतलब वैसे तो लिसनर होस्ट होता है, जो सुन रहा है वो होस्ट, बट इजी लैंग्वेज में आप हमेशा मानना एलहोस्ट में ज्यादातर केसेस में या हमेशा अटैकर का आईपी आता है।
जब भी आपसे पूछे एल होस्ट में क्या डेटा आएगा, एल होस्ट में आता है हैकर का आईपी, अटैकर का आईपी यानी हमारा आईपी, ठीक है। एल पोर्ट में क्या आएगा, हमारा पोर्ट यानी अटैकर का पोर्ट। आर होस्ट जिसे हम कहते हैं या तो रिवर्स होस्ट या रिमोट होस्ट, इसमें हमेशा आता है विक्टिम का आईपी जिसे आप हैक करना चाहते हो, ठीक है। और आर पोर्ट में आता है विक्टिम का वो पोर्ट जिस पे आप हैकिंग करना चाहते हो। तो जब भी अब ये टर्म आपके सामने आए, एल होस्ट पूछा है तो अटैकर का आईपी लिख दो, एल पोर्ट पूछा है तो अटैकर का पोर्ट लिख दो यानी अपना आईपी और अपना पोर्ट, आर होस्ट पूछा है तो विक्टिम का आईपी लिख दो और आर पोर्ट पूछा है तो विक्टिम का पोर्ट लिख दो। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अब मैं आपको ले जाता हूँ वापस सॉफ्टवेयर पे। हम इस सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं, मुझे सॉफ्टवेयर में एक फाइल अपलोड करनी है। कौन सी फाइल? जो हमारी फाइल का नाम क्या रखा था हमने, जो भी था फाइल का नाम है ना, हमें वो फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है, सनम डॉट एक्सएमएल वाली। वो फाइल यहाँ पे अपलोड तो करनी है लेकिन एक इशू है, फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखना है किसी भी टर्म का, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए कि वहां पे क्या डेटा देना चाहिए, ये पता होना चाहिए, है ना? तब हमें पता है एल होस्ट में अटैकर का आईपी आएगा, एल पोर्ट में अटैकर का पोर्ट आएगा, आर होस्ट आर पोर्ट में विक्टिम का आईपी विक्टिम का पोर्ट, ठीक है। हम्म। अब ध्यान देना है यहाँ पे, सर हमें एक फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है लेकिन ये सॉफ्टवेयर, जैसे अगर मैं आज आपको कोई सामान देता हूँ, मैंने मान लेते हैं आपको कोई बॉटल दे दी, मैंने आपको कोई भी एक चीज गिफ्ट कर दी, तो आपके पास उसे रखने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर है एमएसएफ, अगर मैं यहाँ कोई फाइल अपलोड करता हूँ, इसको, उस फाइल को रखने के लिए एक डेटाबेस चाहिए, एक स्टोरेज चाहिए ताकि इस डेटा को अच्छे से रख सके वहां पे जब चाहे यूज दे सके। फिलहाल इसका डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वो बंद है, मुझे पहले उस सॉफ्टवेयर को चालू करना पड़ेगा, फिर उस सॉफ्टवेयर को इस सॉफ्टवेयर से जोड़ना पड़ेगा यानी एमएसएफ को उसके डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर से जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसमें फाइल अपलोड कर पाऊंगा। अगर मैं अभी यहाँ पे कमांड लिखता हूँ डीबी अंडरस्कोर स्टेटस, ध्यान देना सब लोग, अगर मैं लिखता हूँ डीबी अंडरस्कोर स्टेटस, तो ये क्या बोल रहा है कि सर अभी तो कोई भी कनेक्शन नहीं बना हुआ, अभी अपने किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर से नहीं जुड़ा हुआ, तो मैंने कहा ठीक है बाहर आता हूँ, एग्जिट कर दिया। मैंने यहाँ पे पहले इसके डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर को चालू करा जो कि है पोस्ट सीक्वल, यानी मैंने लिखा सर्विस पोस्ट GRE SQL स्टार, ये इसका बैकएंड डेटाबेस टूल है जिसको मैंने चालू कर दिया है। इसको चालू करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, देखो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर चालू हो गया, एमएसएफ को उसके साथ जोड़ना है तो उसके लिए कमांड लिखना है MSFDB स्पेस इनिट। ये कमांड केवल एक ही बार रन करना है, कौन सा, MSFDB इनिट वाला जो कमांड है ना, ये एक ही बार रन करना है लाइफ में, जब आप पहली बार काली मशीन को चालू करते हो तब। मैंने एंटर प्रेस करा तो इसने तो मुझे कह दिया कि आपका डेटाबेस तो पहले से बना हुआ भी है, चालू भी है, क्रिएटेड भी है, ठीक है। आपके केस में वो पहली बार में पूरा डेटाबेस बनाएगा, खैर क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर को भी चालू कर दिया, डेटाबेस भी बना दिया है। अब मैं कमांड लिखूंगा MSF कंसोल, फिर से सॉफ्टवेयर को चालू करूंगा, ऐसा कोई वार्निंग दिखा, एरर दिखा, इग्नोर करना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर चालू हो चुका है, पूरा स्टार्ट होने देते हैं। हाँ ये MSF लिखा है यानी अभी स्टार्ट हो गया है। अब अगर मैं लिखता हूँ डीबी अंडरस्कोर स्टेटस, तो आप देख सकते हो ये कनेक्टेड दिखा रहा है, दिखा रहा है कनेक्टेड। अब फाइल अपलोड करनी है तो मैं लिखूंगा डीबी अंडरस्कोर इम्पोर्ट, डीबी अंडरस्कोर इम्पोर्ट मतलब कोई फाइल इंपोर्ट करना चाहता हूँ मैं, और फाइल का नाम लिख दिया सनम डॉट एक्सएमएल। क्या यहाँ तक का प्रोसेस सभी को समझ आया? डीबी अंडरस्कोर इम्पोर्ट लिखा, फाइल का नाम दे दिया सनम डॉट एक्सएमएल और एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हो इसने कहा कि सर आपकी nmap की जो XML फाइल थी जिसमें आपने इस IP को स्कैन करा था, इसका सारा डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। कैसे देखिए हम डेटा अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ HOSTS, इसका मतलब है सारे कनेक्टेड यूजर्स का IP दिखाओ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरे विक्टिम का IP, उसका मैक एड्रेस, मेरे विक्टिम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, मतलब विक्टिम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ये पूरा है, मेटास्प्लॉइट लिनक्स 2.6, ये सारा डेटा दिखा रहा है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, क्या मेरी XML फाइल में इतना ही डेटा था, यस और नो?
नहीं सर, वहां तो सारी पोर्ट्स, उनका स्टेटस, सॉफ्टवेयर, सर्विस, वर्जन, सारा डेटा था। तो क्योंकि मैंने होस्ट लिखा है तो ये केवल होस्ट का बेसिक डेटा दिखा रहा है। अगर मैं होस्ट के बारे में सारा डिटेल डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं सर्विसेज कमांड लिखूंगा। जब सर्विसेज लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे सारी सर्विसेज दिखाएगा। देखो क्या कह रहा है सर, पोर्ट 21 ओपन थी, सर्विस का नाम एफटीपी था, सॉफ्टवेयर का नाम VSFTPD 2.3.4 था। तो अब जितना भी डेटा आपने कलेक्ट करा था सारा यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से आ चुका है। क्लियर है सभी को? तो क्योंकि अब सारा डेटा मेरे पास है तो अब मेरे लिए सिस्टम को हैक करना और आसान हो जाएगा। कैसे करोगे हैक? जब मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हुआ तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में उसने क्या बोला? उसके पास 2461 एक्सप्लॉइट्स पड़े हैं। मुझे सिस्टम हैक करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सिलरी चाहिए, पेलोड चाहिए, एक्सप्लॉइट चाहिए? एवरीवन। सर ऑक्सिलरी तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के काम आते हैं, वो आप पहले ही कर चुके हो। आपको सिस्टम हैक करना और हैक करने के लिए एक्सप्लॉइट्स काम आएंगे। पेलोड सिस्टम में लंबे समय तक कंट्रोल बना के रखने में काम आते हैं हैक होने के बाद। एक्सप्लॉइट्स हैक करने के काम आते हैं। तो मुझे अभी तो एक्सप्लॉइट्स ही चाहिए, पहले तो हैक करना पड़ेगा। MSF यानी मेटास्प्लॉइट कह रहा है कि सर मेरे पास तो 2500 एक्सप्लॉइट्स पड़े हैं, इनको यूज कैसे लें? हर एक एक्सप्लॉइट किसी सॉफ्टवेयर या सर्विस के नाम पे बनाया हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझना, ये आज आपका टास्क भी होने वाला है। मुझे 2500 में से कोई एक ऐसा प्रोग्राम ढूंढना है जिससे मैं सामने वाली मशीन को हैक कर सकूं या उसके किसी एक पोर्ट को हैक कर सकूं। मान लेते हैं मैंने कहा कि मुझे सामने वाली मशीन के पोर्ट 21 को सबसे पहले हैक करना है। तो 21 पे क्या क्या चल रहा है? FTP सर्विस चल रही है, सॉफ्टवेयर का नाम है VSFTPD 2.3.4। तो मैं क्या करूंगा? सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा, लिखूंगा सर्च FTP। यानी मैं MSF को कह रहा हूँ कि आपके पास FTP से जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम्स हैं मुझे सारे लाके दिखा दो। ये मैंने कमांड लिखा, थोड़ा जूम आउट करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ, वापस जूम इन भी कर रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट खराब ना हो, सब अच्छे से दिखे। तो nmap ने क्या, सॉरी, MSF ने क्या करा, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ने क्या करा? मुझे 493, नियर टू 500 मान लो, 500 प्रोग्राम्स मुझे MSF ने लाकर दे दिए कि ये रहे 500 प्रोग्राम FTP से जुड़े हुए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप 500 प्रोग्राम्स में से कोई एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो सिस्टम हैक करने के लिए? क्या ये आसान रहेगा हमारे लिए कि 500 में से कोई एक प्रोग्राम हम सिलेक्ट करें? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। इन 500 में से कौन सा एक प्रोग्राम काम आएगा ये फिगर आउट करना कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। खैर इससे पहले कि हम सिलेक्शन प्रोसेस में, इससे पहले कि हम इसको और फिल्टर करें या इसका सॉल्यूशन ढूंढें, मैं आपको ये समझा देता हूँ ये डेटा किस हिसाब से लिखा हुआ है, ये किस फॉर्मेट में रखा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे 4 कॉलम्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? 4 कॉलम। सबसे पहला कॉलम है प्रोग्राम कैटेगरी का, वो बताता है कि ये प्रोग्राम एक्सप्लॉइट है, पेलोड है, ऑक्सिलरी है, इनकोडर है, पोस्ट है क्या। तो पहला जो कॉलम है वो क्या बता रहा है, प्रोग्राम का टाइप क्या है। जैसे देखो यहाँ एक्सप्लॉइट लिखा है, यहाँ ऑक्सिलरी लिखा है। तो ये स्लैश से, ये जो स्लैश था ना, इस स्लैश से जो पहले सबसे पहला जो कॉलम है वो बताता है कि प्रोग्राम का टाइप क्या है। दूसरा जो कॉलम है सभी प्रोग्राम से, दूसरा कॉलम बताता है कि ये प्रोग्राम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। हमने कहा ठीक है। यहाँ यूनिक्स लिखा है, यूनिक्स मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ विंडोज लिखा है, ठीक है। यहाँ डॉस लिखा है, विंडोज का ही। हमने कहा ठीक है। तीसरा जो इसका कॉलम है वो ये बताता है कि ये प्रोग्राम किस सर्विस के लिए बनाया हुआ है। FTP, SMTP, SNMP, HTTP, जितने भी प्रोटोकॉल्स थे ना, उनमें से किस प्रोटोकॉल के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। जो चौथा कॉलम है, जो लास्ट कॉलम है, या तो इस कॉलम में आपको प्रोग्राम का मेन नाम देखने को मिलेगा या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर था उसका नाम यहाँ देखने को मिल सकता है। अब इस हिसाब से सारे प्रोग्राम रखे गए हैं। हम इनमें से किस प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे? हम इनमें से उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा होगा। जैसे मुझे पोर्ट 21 को हैक करना है, वहाँ FTP सर्विस चल रही है, सॉफ्टवेयर का नाम VSFTPD 2.3.4 है।
तो अब इन सब प्रोग्राम्स में से सबसे ज्यादा जो प्रोग्राम इन बातों को मैच करेगा, 21 FTP सॉफ्टवेयर का नाम ये सब, मैं उसको यूज लूंगा। अगर मैं कहता कि क्या ये प्रोग्राम मेरे लिए एक अच्छा प्रोग्राम है या नहीं, या अगर मैं देखना चाहता कि ये प्रोग्राम मेरे लिए अच्छा है या नहीं, तो मेरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ध्यान से सुनना सब लोग। मैं देखता सबसे पहले कॉलम को, मैंने कहा ये तो एक्सप्लॉइट है, क्या मुझे एक्सप्लॉइट चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फिर मैंने कहा ये तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया हुआ है, क्या मुझे लिनक्स के लिए बनाया हुआ प्रोग्राम चाहिए? बिल्कुल, विक्टिम ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स चल रहा है। फिर ये कह रहा है कि ये तो एचटीटीपी के लिए बनाया हुआ है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे एचटीटीपी के लिए प्रोग्राम चाहिए? मेरा टारगेट तो पोर्ट 21 है फिलहाल, जहाँ एफटीपी सर्विस चल रही है। यानी ये प्रोग्राम अब मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको यहीं रिजेक्ट कर दूंगा। अब मैं गया उसके ऊपर वाले प्रोग्राम पे, तो पहले वर्ड को पढ़ के सब लोग बताओ, क्या ये प्रोग्राम मेरे काम का है? पहले कॉलम के हिसाब से बताओ बस। बिल्कुल है, एक्सप्लॉइट है सर। ठीक है। दूसरा कॉलम के हिसाब से क्या ये मेरे काम का है? नहीं है, रिजेक्ट। क्या ये वाला प्रोग्राम मेरे काम का है? इसमें तो एफटीपी भी लिखा हुआ है सर्विस में। नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे विंडोज लिखा है, ध्यान देना। जब मेरे सामने मेरे विक्टिम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो मैं विंडोज के प्रोग्राम से क्या करूंगा? क्लियर? भले एफटीपी लिखा हो। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये प्रोग्राम मेरे काम का है? क्यों नहीं है? सर हम हमेशा सबसे पहले कॉलम को चेक करेंगे, पहला कॉलम सही है तो दूसरा, दूसरा सही है तो तीसरा, तीसरा सही है तो चौथा, अगर चारों सही होते हैं तो वो प्रोग्राम मेरे काम का है, या चारों सबसे ज्यादा मैच होंगे तो वो प्रोग्राम मेरे काम का है। यहाँ तो पहले कॉलम में ऑक्सिलरी लिखा है, मुझे ऑक्सिलरी से कोई फर्क, ऑक्सिलरी सही है क्या? नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत ध्यान से सोच समझ के इस बात का जवाब देना, क्या ये वाला प्रोग्राम मेरे, नहीं ये वाला नहीं, यहाँ एफटीपी लिखा है ना ये, क्या ये वाला प्रोग्राम मेरे काम का है या नहीं? सबके रिप्लाईज चाहिए मुझे। अच्छा, ये भी बताना क्यों नहीं है, अगर काम का नहीं है तो क्यों नहीं है? बहुत ध्यान देना, सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप लोगों का सही नहीं है तो कभी भी आप सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसके लिए सही मिलिशियस प्रोग्राम उठा ही नहीं पाओगे, है ना? अब ये यहाँ पे कह रहा है कि सर ये जो प्रोग्राम है ये पोस्ट है, मुझे चाहिए एक्सप्लॉइट, तो पहले कॉलम में ही बात खत्म हो जाती है। जब तक पहला ही फिल्टर पास नहीं हो रहा है, पहले ही कंडीशन सही नहीं हो रही है, मैं दूसरे पे क्यों जाऊँ? क्लियर? चलो। अब मैंने कहा सर ये 500 प्रोग्राम्स में से एक ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा, थोड़ा फिल्टर लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्च एफटीपी, और उसके आगे मैंने एक्सप्लॉइट लिख दिया, मैंने कहा केवल एक्सप्लॉइट दिखाओ, है ना? सर्च एफटीपी और एक्सप्लॉइट लिख दिया, थोड़ा जूम आउट करके एंटर प्रेस करता हूँ ताकि इसका फॉर्मेट खराब ना हो। जैसा नाम में मिनट एग्रीमेंट। अब आप शायद ये देख पा रहे हो कि हमारे जो प्रोग्राम्स थे वो 500 से कम होके 300 हो चुके हैं। तो क्या हमें थोड़ा सपोर्ट मिला इससे? मिला। हमने कहा अब हम क्या करें, इनमें से किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे काम आ सके। आप लोग मुझे बताओगे कौन से प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, कौन से को नहीं करना है, और जिसको नहीं करना है क्यों नहीं करना है। ये आपका आज का टास्क होने वाला है, तो सब लोग पूरा फोकस रखना, क्योंकि अगर यहाँ नहीं समझ आया तो फिर टास्क नहीं कर पाओगे, और बिना टास्क के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना?
जो एनिमरेशन वाला टास्क मैंने आपको दिया था उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ये प्रोग्राम मेरे काम का है? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं? यस अविनाश, वहां भी पहुंचेंगे। सर HTTP है, थर्ड कॉलम में फेल हो गया। क्या ये प्रोग्राम मेरे काम का है? अच्छा ये वाला, इसमें FTP लिखा हुआ है, क्या ये मेरे काम का है? बहुत अच्छे। क्या ये मेरे काम का है? मल्टी का मतलब है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा प्रोग्राम जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता हो। क्या ये मेरे काम का है? सर दो कॉलम्स भले ही मैच हो गए हो, एक्सप्लॉइट और मल्टी भले ही मैच हो रहा हो, पर FTP का तो नाम ही नहीं है यहाँ कहीं। है ना? वेरी गुड। क्या ये प्रोग्राम मेरे काम का है? वाई? क्यों नहीं है? सर OS एक्स यानी एप्पल, है ना, मैक। एप्पल एप्पल को डिफाइन कर रहे हो OS एक्स, तो हम इस पे भी रिलाई नहीं कर सकते। और स्क्रॉल अप करा। दिस वन, यस और नो? ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, क्या ये वाला प्रोग्राम मेरे काम का है? देखो, हम उस प्रोग्राम को काम का मानते हैं जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा, जो सबसे परफेक्ट लेवल पे मैच कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मैं इसे मना नहीं करूंगा। ध्यान देना सब लोग, मैं इसे मना नहीं करूंगा। पहला एक्सप्लॉइट सही है, दूसरा मल्टी यानी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, तीसरे में FTP लिखा हुआ है, सही बात है। चौथे में WUFTPD लिखा है, और मेरे सॉफ्टवेयर का नाम VSFTPD है। तो सॉफ्टवेयर के नाम में डिफरेंस आ रहा है। इतना हम कई बार मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को सिलेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन अभी ध्यान में रखूंगा कि ये काम आ सकता है। यानी अगर मैं कहीं सिलेक्ट करके रखना है तो मैं उसको रख लूंगा, इसको भी यूज नहीं लूंगा। है ना? ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि और कोई नहीं मिला तो मैं इसको पक्का यूज लूंगा। हमने कहा ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, क्या ये प्रोग्राम मेरे काम का है? सर आप अगर ध्यान से देखें तो ये तो 100% मैच कर रहा है। एक्सप्लॉइट, यूनिक्स, FTP, VSFTPD 2.3.4 वर्जन तक मैच कर रहा है। तो इसके चांसेस सबसे ज्यादा है काम आने के। इसके साथ साथ मैं अपने बैकअप के तौर पे इसको रख सकता हूँ, और अगर कोई और पसंद आता है तो उसको भी रख सकते हैं। हर एक पोर्ट के लिए मेरे पास कम से कम दो एक्सप्लॉइट्स होने चाहिए। मैक्स टू मैक्स, नॉट कम से कम। मैक्स टू मैक्स दो ही एक्सप्लॉइट सिलेक्ट करूंगा हर एक पोर्ट के लिए मैं, कि इन दोनों में से कोई एक तो काम आ ही जाएगा पक्का। एग्जैक्टली, सभी को समझ आया? अब आपको करना क्या है कि आपको बनानी है एक नोटपैड वाली फाइल, ऐसी एक फाइल क्रिएट होगी। ये मैंने कहा नई फाइल बनाओ। ठीक है, पुरानी है कोई बात नहीं, हटा दी, नई फाइल बनी। अब इस नई फाइल में मैंने कहा कि भाई मेरे पास है पोर्ट 21, जिसमें चल रही है FTP सर्विस। और इस FTP के दो प्रोग्राम्स, दो एक्सप्लॉइट जो मुझे पसंद है, मैं यहाँ लिख दूंगा। जैसे ये पसंद आया, ये मैंने कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करा, टैब दबाया ताकि थोड़ी फॉर्मेटिंग सही हो जाए, और दूसरा प्रोग्राम भी पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब बात आई पोर्ट नंबर 22 की, जहाँ पे SSH सर्विस चल रही है। अब मैं SSH के भी इसी तरीके से दो प्रोग्राम सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा। ऐसे करते करते आपको जितनी भी ओपन पोर्ट्स मिली थी, हर पोर्ट के दो दो मिलीशियस प्रोग्राम, दो दो एक्सप्लॉइट्स सेलेक्ट करने ही करने हैं। क्या ये टास्क सभी को समझ आया? बहुत अच्छे, ग्रेट। अच्छा, मेरा एक गोल था यहाँ पे एक्चुअली, मैं आपको ये प्रोसेस बहुत इजी तरीके से सिखा सकता था। मैंने आपको हार्ड तरीका इसलिए सिखाया क्योंकि हर बार इजी तरीका काम नहीं आता। स्टार्टिंग में सबसे पहले इजी तरीका ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बट अगर वो सिखा देता पहले तो आप हार्ड वाला तरीका बिल्कुल नहीं सीख पाते। इजी तरीका क्या कहता है कि सर जब भी आप सॉफ्टवेयर के बारे में सर्च करने जाते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे आया, इसके पास MSF के पास आया, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सर्च FTP एक्सप्लॉइट।
तो मैंने जो सर्च करा वो सर्विस के नाम पे सर्च करा। करेक्ट। इजी तरीका ये कहता है कि आपको हमेशा स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर के नाम से करनी चाहिए। यानी मुझे सर्च में एफटीपी नहीं लिखना चाहिए था, मुझे एफटीपी पे चलने वाले सॉफ्टवेयर का नाम पहले सर्च करना चाहिए था। मेरे को लिखना चाहिए था सर्च VSFTPD, केवल सॉफ्टवेयर का नाम लिखा मैंने, एंटर प्रेस करा। अब इसने मुझे प्रोग्राम ही दो दिखाए, मैं जूम आउट करके फिर से रन करता हूँ, फिर से आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। इसने मुझे प्रोग्राम ही दो दिखाए, इन दोनों में से कौन सा काम का है? अभी हमने 300 में से सिलेक्ट किया था, 300 को फिल्टर करके दो प्रोग्राम आए हैं, एक ऑक्सिलरी एक एक्सप्लॉइट। यानी नंबर वन हमारे काम का है, जीरो वाला काम का नहीं है। नंबर वन हमारे काम का है क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर के नाम पे सर्च करा। तो देखो, रिकमेंड तो यही है कि पहले आप सॉफ्टवेयर के नाम पे सर्च करो, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तो सर्विस के नाम पे ढूंढना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हमेशा सॉफ्टवेयर के नाम पे मिल ही जाए। गॉट इट? क्लियर है? एक साथ दो वर्ड्स सर्च कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमेशा बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की वजह से, बहुत ज्यादा फिल्टर अप्लाई करने की वजह से काम का आउटपुट भी चला जाता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स कई बार बेटर साबित होते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा कंसेप्ट, पूरा टास्क अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक मेरे पास एक बढ़िया सी लिस्ट प्रिपेयर होगी हर एक स्टूडेंट की, जिसमें हर पोर्ट के दो दो एक्सप्लॉइट्स कम से कम होंगे। आप सॉफ्टवेयर के नाम पे भी सर्च कर सकते हो, सर्विस के नाम पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन दो एक्सप्लॉइट होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और एक्सप्लॉइट्स होने चाहिए। गलती नहीं होनी चाहिए, जो ऐसा नहीं है विंडोज के उठा लिए, ये अच्छे से चेक करके उठाना। क्लियर सभी को? बहुत अच्छे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, टास्क बड़ा है, लेंथी टास्क है, सब लोग परफॉर्म करो। बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जहां हम देखेंगे कि आपने जो एक्सप्रेस सेलेक्ट करो ना, इन्हें यूज कैसे लें, इन्हें यूज करके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कितनी आसानी से हो सकते हैं। यस आफ्ताब। हेलो सर। हेलो। यस आफ्ताब। सर मेरे में इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं इसमें नेटवर्क स्कैन करता हूँ ना आईपी, वहाँ पे सिर्फ एक ही आईपी शो हो रही है। आप जब नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे हैं तो एक ही आईपी शो हो रही है, क्या आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? एक मिनट सर। काली मशीन चालू कर दी। यूटीएम पे जाइए एक बार। अभी लॉगिन भली मत करिए, एक बार यूटीएम में जाना। इसको नहीं, पावर ऑफ मत करना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब आप एक काम करो, स्टेटस आर्किटेक्चर मशीन मेमोरी साइज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, काली पे राइट क्लिक करो। यहाँ से एक मिनट हेड। इसके सेटिंग्स का ऑप्शन है। जी सर एक। हाँ परफेक्ट। यहाँ पे नेटवर्क में जाओ, नेटवर्क मोड पे क्लिक करो। पर हाँ, आप इसे कर दो। चलो अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसे बंद करो, काली को भी चालू कर दो। और मेटास्प्लॉइटेबल में जाओ, जो चालू है पीछे, लॉग इन कर लो। MSF एडमिन, MSF एडमिन। IF कॉन्फ़िग कमांड लिखना।
आपका आईपी 192.168.64.6, ठीक है। अब काली पे जाइए। आई एफ कॉन्फिग, नहीं, पहले आई एफ कॉन्फिग रन करना ताकि आईपी रेंज समझ आए। एफ आई जी, दो हाँ, बार आई आ गया ना। इफ कॉन्फिग, एफ आई जी, ओके। 192.168.64.5 और 64.4 वो था तो आना ही चाहिए। देखो नेट डिस्कवर, इसको 64 की रेंज तक जाने देते हैं। अभी 7, 10, 14 की रेंज तक पहुंचा है। 18, 22, 25 शायद सबसे टॉप लाइन में दिख रहा होगा। अब इसने बोला सर है यही दो 64.1 और या तो 64.6। जी सर, सर यही दो सिक्सटी आईपी फोर आती है, डॉट इसके बाद तो नहीं। क्या कह रहे हो? सर यही दो आईपी आती है इसमें, इसके बाद फिर ठीक मैंने है, 1 घंटे भी वेट किया। कोई बात नहीं। हाँ मतलब सही है, इतना ही दिखाएगा। ये 64.1 तो राउटर की है। जी मेटास्पेयर सर। पे वापस जाना तो उसकी .6 ही थी। .6 थी, परफेक्ट। देखो आपकी मशीन में दो ही नेटवर्क हैं इसलिए दो ही दिखा रहा है। केवल विंडोज के केस में मैक ने क्या करा, जो आपको नेटवर्क अडेप्टर दिया ना, उसमें उसने जी सर। एक्स्ट्रा किसी सपोर्टर को लिया ही नहीं। राउटर हो गया, मेटास्पेट हो गया, काली मशीन हो गया। काली की स्कैन में खुद का काली का आईपी तो दिखेगा नहीं, तो काली का जी आईपी नहीं सर। दिख रहा है। लेकिन मेटास्पेट का दिख रहा है। .6 वाला हमारे विक्टिम का आईपी है। .1 राउटर का आईपी है। विंडोज विंडोज के केस में उसने कुछ सपोर्टर ले रखे, इसीलिए आपको दो आईपी एक्स्ट्रा दिख रहे थे, बट काम तो वो हमारे भी नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। करेक्ट। जी सर। तो आपको डायरेक्ट ही विक्टिम का आईपी दिख रहा है, डायरेक्ट विक्टिम पे परफॉर्म कर सकते हो। नेटवर्क सही है, सब कुछ सही वर्क कर रहा है, आप आराम से टेस्टिंग कर सकते हो। सर मैंने उस पर किया था ब्रिजेट एनवा, ये ना ब्रिजेट एडवांस होता है ना उस पर सेटिंग में जब करते हैं, तो वहां से मेरे राउटर का है। जब फिर मैंने स्कैन किया तो फिर राउटर का वो इंटरनेट ही गया, ये ना डिस्कनेक्ट हुआ ऑटोमेटिक, दिखा रहा था नो इंटरनेट। हाँ, आपने ब्रिज में जाके राउटर को स्कैन किया, ऐसा कह रहे हो आप? जी जी। हाँ, नॉर्मली ऐसा मत करना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें राउटर के करप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम कुछ ऐसे स्कैन्स, कुछ ऐसे पैकेज लगातार राउटर को भेजते हैं, जिसमें उसकी टेबल मिसबिहेव करती है, राउटर मिसबिहेव करता है, ये हमें ब्लॉक कर देता है। तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हम ब्रिज अडेप्टर को सिलेक्ट नहीं करते ताकि बाहरी नेटवर्क को हम गलती से नुकसान ना पहुंचा दें। जी सर। ठीक ओके। है। हाँ अविनाश, आप बताओ आपके क्या एरर था? पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा है, लिखो एपीटी इंस्टॉल gedit, एंटर। ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, लिखो एपीटी इंस्टॉल आर्मिटेज, ARMITAGE, ई, एंटर। वाई, सब कुछ सही काम कर रहा है आपके। बस आपने इससे पहले जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे होगे, वो एपीटी के पास होगा ही नहीं, सॉफ्टवेयर का नाम गलत लिखा होगा। प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है, अगर नहीं चलता तो एरर आ जाता है इसमें भी, है ना। थोड़ा और वेट कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है अविनाश, कोई दिक्कत नहीं है ना। और संदीप, काली में होम विंडोज वाला प्रॉब्लम। संदीप आपका क्या इशू है, मैं समझा नहीं। अनम्यूट करो संदीप, क्या इशू है, या मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाओ क्या इशू है।
सर स्क्रीन शेयर कहाँ से होता है? अच्छा, इशू क्या है, एक बार बोल के समझाओ मुझे। सर जब भी काली लॉगिन करता हूँ ना तो विंडो होम है वो लेट ओपन होता है। लेट ओपन होता है, स्लो वर्क कर रहा है। हाँ। स्लो में तो संदीप आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। नया खाली ऐड करके देखा आपने? हाँ सर, वो भी कुछ दिन चलता है उसके बाद अपने आप वैसे ही हो जाता है। वो तो सिस्टम के रिसोर्सेज है, सिस्टम के रिसोर्सेज काली के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए काली स्लो चल रहा है। मेरे भी चलता है, मेरा सिस्टम बहुत पावरफुल है इसलिए नहीं चल रहा, अदरवाइज मेरे भी चलता है। ये कॉमन इश्यू है। नहीं सर, ये हर समय होता है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। रिसोर्सेज अच्छे हैं, क्या क्या है सिस्टम में? सर i5 11th जनरेशन और 8 GB रैम है DDR4। देगा और इशू देगा। डेडिकेटेड एक्चुअली देखो, डेडिकेटेड रिसोर्सेज ग्राफिक्स। आपके अच्छे हैं, नो डाउट। पर अगर एक ही बार में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं ना, उसके हिसाब से रिसोर्सेज डाउन होते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें और अपडेट करें, बट थोड़ा वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा, काफी स्लो ही चालू होगा। आपने तो ओके दूसरा सर। काली ऐड करके भी देख लिया शायद, है ना? हाँ सर, देखा हूँ। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक कोशिश कर लो। आपने अभी प्रोसेसर्स कितने दे रखे हैं? दो दो दे रखे हैं, दो अबे कोर्स दो चलना कोर? यहाँ को शादी में पार्टी नहीं सर, 4 दे रखा हूँ। और 4.5 GB रैम भी है। नहीं नहीं, दो मेन प्रोसेसर्स और दो कोर्स पर प्रोसेसर्स दिए होंगे ना? हाँ सर। ठीक है। और रैम आपने 4.5 दे रखी है, तो उसे संदीप हाँ। वैसे ही रखो फिलहाल। नया काली जो आपका जिस स्पीड में चल रहा है ना, रिकमेंड तो करूंगा वैसा ही चलाओ। मतलब अगर आप उसमें ज्यादा चेंजेस करोगे तो आपको फिर विंडोज में इश्यूज आने लग जाएंगे, जी सर। है ना? तो वैसा ही ठीक है फिलहाल। तो इसका कोई सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन तो यही है कि फिर हम रिसोर्सेज को चेंज कर करके देखें। देखो, सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, आपके रिसोर्सेज को चेंज कर करके देखो कि किसमें स्मूथ चल रहा है ना? आपके 16 GB रैम थी, आपने चार, 16 GB रैम थी ना, 8 GB रैम नहीं थी? सर, 8 GB 8 GB। 8 GB रैम थी। नहीं, 8 में आप रैम इससे ज्यादा नहीं छेड़ पाओगे, क्योंकि आपको मेटास्प्लोइटेबल भी तो चलना है, 2 GB रैम तो वो भी लेगा। यस सर। तो अभी तो आपको थोड़ा स्लो वाला ही मैनेज करना पड़ेगा, संजय। जी सर। ठीक है। यस सनम। सर मतलब हमने जो वो रिपोर्ट तैयार किया था ना, मतलब वो एनमैप का जो स्क्रिप्ट यूज करके, तो हमारा क्या वो रिपोर्ट ठीक था? हमारा क्या वो रिपोर्ट? मतलब हम लोगों ने जो रिपोर्ट आपको दिया, मतलब वो ठीक ठाक था, एज ए गुड था वो सबके लिए, मतलब जो 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 होना रिपोर्ट्स चाहिए। आप लोगों ने मुझे दी थी, वो तो मैंने उसी वक्त ओपन करके बता दी थी, कौन सी सही है हाँ। कौन सी गलत है, मतलब किसमें क्या क्या गलत है क्या क्या सही है। मतलब एकदम 100% एक्यूरेट किया किसी ने? नहीं नहीं, 100% एक्यूरेट नहीं होता, किसी का भी 100% एक्यूरेट नहीं था, है ना? आप लोगों ने जो रिपोर्ट्स बनाई, उसमें एफर्ट्स अच्छे डाले हैं। एक्यूरेसी अभी नहीं आ सकती, वो एक्यूरेट नहीं हो सकता अभी, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है, फर्स्ट डे में नहीं होगा, है ना? लेकिन आप लोगों ने टास्क अपने जिस जिसने करे थे बहुत अच्छे से करे थे। ठीक है। मतलब अगर आपने किसी एक भी नई पोर्ट का डेटा लेकर अगर आप लोग आ गए हो तो वो आपकी सक्सेस है। आप सारी पोस्ट का डेटा लेकर आ जाओ, ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको अभी उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग फेज है। तो वहाँ एक्यूरेसी नहीं आती कि कितना एक्यूरेट है, वही होता है कि आपने कितना नया डेटा लाया। और नया डेटा मुझे हर एक की रिपोर्ट में कुछ ना कुछ दिख रहा था, तो मैंने एक एक का नाम लेके अनाउंस किया था। नाम के हिसाब से मुझे याद नहीं होगा, आप लोगों को याद होगा, बट हाँ, ओवरऑल रिपोर्ट अच्छी थी। और सर मतलब आपने जो किया कि खुद से रिसर्च करो चीज़ों के बारे में, मतलब सर्विस के बारे में। सर्वे वो जो मतलब किया मैंने रिसर्च, ठीक है। एफटीपी, फिर वो एसएसएच, फिर बहुत कुछ टेलनेट वेलनेट ये सब रिसर्च किया। तो पढ़ा उसके बारे में। लेकिन मतलब वो मतलब फिर भी पढ़ा, और उसके बाद रिपोर्ट देखा मैंने। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे को पूरा समझ में आया, और उस पे कैसे मैं घुसूँ उसके अंदर। मतलब अभी भी डाउट है मेरे मन में, मतलब क्लियर नहीं हुआ वो टॉपिक। मैं समझा। शायद वो बहुत अर्ली है सनम, बहुत अर्ली है ना। जैसे सोचो, अभी तो हमने बैचेस स्टार्ट करे हैं, अभी हमने प्रोटोकॉल का नाम सुना ही है, उसका कुछ डेटा कलेक्ट ही करा है, और हम उसके बारे में पढ़ के डिटेल नॉलेज भी समझ पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी, है ना? ये बहुत अर्ली स्टेप हो जाएगा। पहले क्या होता है कि हम एक बार सारी चीजों को आराम से देखते हैं, फेमिलियर होते हैं, उनको कर लेते हैं, एक बार परफॉर्म कर लेते हैं, उनसे थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाते हैं।
फिर उनके डिटेल में जंप करते हैं। तो अभी के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एकदम से बहुत डिटेल में जंप करने मत जाना, नहीं समझ आएगा, ऑब्वियस है ना, कैसे आ सकता है, मतलब सोचो हम ऐसी का रैंकिंग कर रहे हैं, उसमें एक टॉपिक आया एफटीपी, उसके बिल्कुल डिटेल में हमें एकदम से जंप कर जाए और सब समझ में आने लग जाए, मुश्किल है। पहले आपको नेटवर्किंग की वर्किंग और भी ज्यादा प्रैक्टिकली जो जो अपन करते रहेंगे, धीरे धीरे वो बेस तैयार होगा कि आप उसका डिटेल टॉपिक समझ पाओ, है ना, वो और सर मेच्योरिटी मतलब धीरे धीरे आएगी। और सर मतलब उसमें ना बहुत सारा पोर्ट ओपन था, और वो पोर्ट्स में सर मतलब सर्विस रन कर रहा था, ठीक है। मतलब कुछ तो नॉर्मल है, जब जैसे एस टी पी एस एफ टी पी, मतलब वो सब नॉर्मल है। कुछ ऐसा कुछ है डब्ल्यू पी क्यू क्यू सी अननोन, ये क्या है, एक सर्विस क्या है इसको, मतलब इसको सब पढ़ेंगे तो। सर्विसेज है, सब प्रोटोकॉल्स हैं। बहुत सारे मार्केट में सर्विस है जो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं। प्रोटोकॉल्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे हाँ मतलब प्रोटोकॉल्स हैं। सभी, मतलब कुछ टॉपिक मतलब ऐसा सेम हो जाता है, मतलब ये भी सेम है वो भी सेम है, सेम सेम ही लगता है, क्या है उसका यूज, क्या है मतलब सेम 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 यूज। क्यों नहीं रखते, क्योंकि सबका काम दूसरा है। देखो, अगर मुझे आपसे अच्छा कनेक्शन बनाना है तो मैं टीसीपी से बनाऊंगा, लेकिन अगर मुझे आपकी वेबसाइट चलानी है तो मैं एचटीटीपी की मदद से चलाऊंगा। अगर मुझे आपसे फाइल चाहिए तो मैं एफटीपी की मदद से लूंगा। जबकि कनेक्शन तो टीसीपी से भी बन रहा था, फाइल में उससे भी ले सकता था, पर अपने काम में एफटीपी अच्छा है, टीसीपी कनेक्शन में अच्छा है, एचटीटीपी वेबसाइट के ट्रांसफर में अच्छा है। तो हर एक प्रोटोकॉल की ना कुछ खास बात है। अगर आपको वो काम परफेक्ट लेवल पे करना है तो उसी की मदद से करोगे जो उसके लिए बनाया गया है। तो ऐसे ही और अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। और सर मतलब वो मतलब अगर मतलब सर मतलब अगर मैं ये VMware पे कार्य चला रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये नेट का यूज कर रहा हूँ, अगर मैं पेन ड्राइव के अंदर बूट करके कार्य चलाऊँ तो वो तो मेरा डायरेक्ट नेटवर्क से मतलब वो लेगा ना, डाटा लेगा ना, मतलब इथरनेट के जरिए। आपके डायरेक्ट नेटवर्क से तो हम वीएमआर को भी जोड़ देंगे, केवल ब्रिज अडेप्टर सेलेक्ट करेंगे वो भी जुड़ जाएगा, है ना। हम्म तो आपको हम्म। बूटेबल पेनड्राइव में जाना पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर आप बूटेबल पेनड्राइव से करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब अगर बूटेबल पेन ड्राइव किया तो डायरेक्ट वो मतलब ऐसे विंडोज की तरह वो बिहेव करेगा, नहीं सर? और एक सर मतलब रियल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। और सर मतलब वो आपको जो बताया मैंने, मेरा जीनी मोशन के बारे में आपने कुछ बताया, मैं मतलब 4 महीने से कर रहा हूँ, मतलब एफर्ट अभी पूरा डाल दिया, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। जीनी मोशन का मुझे थोड़ा लेट याद दिलाया आपने, थोड़ा सा वेट कर लेना, एक काम करेंगे, कल आप लोग जो टास्क करके लाओगे मैं हाँ उसमें एक्सप्लॉइट्स कराऊंगा, फिर एक गैप मिलेगा, उस हाँ। गैप में आप जिनी मोशन बता देना, मैं स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके एवरीवन, सुबह एंड गुड नाइट सबको, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में। नहीं लक्षित, अभी आप मुझसे बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप लोकल एरिया नेटवर्क में अपन दोनों, है ना, और इतना दूर लैंड से बात नहीं होती, तो आईपी के रूल्स के हिसाब से आप मुझसे बात नहीं कर सकते। हेलो।